हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने लाभांश क्या है, अंतरिम लाभांश क्या है और उसके संबंध में कुछ विशेष जो प्रावधान हैं उनके बारे में समझने का प्रयास किया था। आज के वीडियो में हम लाभांश की घोषणा और भुगतान के संबंध में जो भी सचिवीय प्रक्रिया है, जो सेक्रेटरियल प्रैक्टिस है, प्रोसीजर है, डिक्लेरेशन और पेमेंट से संबंधित, डिविडेंड की डिक्लेरेशन और पेमेंट से संबंधित, उसके बारे में थोड़ी विस्तार से चर्चा करेंगे। लाभांश की घोषणा और भुगतान से संबंध में कंपनी सचिव को एक सेट ऑफ स्टेप्स लेने होते हैं, एक निश्चित प्रोसीजर पूरा करना होता है और वो सचिवीय प्रक्रिया कही जाती है। डिक्लेरेशन और पेमेंट से संबंधित, डिविडेंड की डिक्लेरेशन और पेमेंट से संबंधित, उसमें सबसे पहली बात आती है संचालक मंडल की सभा बुलाने की। जब कंपनी के वार्षिक खातों का अंकेक्षण हो जाता है, ऑडिट हो जाती है, तो वो प्रतिवेदन तैयार करके संचालकों का प्रतिवेदन बनाता है और अध्यक्ष की आज्ञा से संचालक मंडल की सभा बुलाता है और उस सभा की सूचना स्टॉक एक्सचेंजेस को भी दी जाती है, जिसमें जिन स्टॉक एक्सचेंजेस में कंपनी के शेयर्स की लिस्टिंग है, सूचीबद्ध हैं जहां पर, तो उसमें सूचना दी जाती है। संचालक मंडल कंपनी के लाभों और कंपनी की वित्तीय स्थिति का विश्लेषण करता है, अध्ययन करता है और लाभांश की दर निश्चित करके कंपनी की सभा को लाभांश घोषित करने की सिफारिश करने का प्रस्ताव पारित कर देता है। तो इस प्रकार से संचालक मंडल की सभा बुलाकर डिविडेंड घोषित करके उसकी सिफारिश की जाती है। संचालकों की ये जो सभा है, आगामी जो भी उसके बाद जो नेक्स्ट एजीएम होती है, वार्षिक साधारण सभा होती है, उसकी तिथि तय कर दी जाती है जिसमें लाभांश की घोषणा की जानी होती है। तो सभा की तिथि को ध्यान में रखकर सदस्यों के रजिस्टर को बंद रखने की अवधि भी निर्धारित की जाती है। सदस्यों का रजिस्टर बंद रखा जाता है कुछ दिनों के लिए और उसमें लाभांश की सूची बनाना, मताधिकार तय करना, उसकी सारी सुविधा होती है और उस दौरान कंपनी का जो सदस्यों का रजिस्टर है वो बंद रखा जाता है। तो सबसे पहला स्टेप जो है सचिव के द्वारा संचालक मंडल की सभा बुलाने का होता है। तो इस प्रकार से जब संचालक मंडल की सभा बुलाकर साधारण सभा के बारे में तिथियां तय हो जाती हैं, लाभांश की सिफारिश कर दी जाती है, तो उसके पश्चात साधारण सभा की सूचना भेजी जाती है। कंपनी सचिव संचालक मंडल के द्वारा निर्धारित तिथि पर कंपनी की साधारण सभा का आयोजन करता है और उसके लिए सभी सदस्यों को साधारण सभा की सूचना के साथ अंतिम खातों और जो संचालकों की रिपोर्ट जो होती है उसकी प्रतिलिपि भी भेजी जाती है। तो सचिव के द्वारा साधारण सभा की सूचना भेजना एक सेकेंड स्टेप आवश्यक होता है। सदस्यों के रजिस्टर बंद रखने की सार्वजनिक सूचना देना। कंपनी सचिव को ये एक सार्वजनिक सूचना भी प्रकाशित करनी पड़ती है कि कब से कब तक एक टाइम विशेष में सदस्यों का रजिस्टर बंद रखा जाएगा। इसकी सार्वजनिक सूचना देनी आवश्यक होती है। इसकी सूचना समाचार पत्रों में भी प्रकाशित करवानी आवश्यक होती है। तो इस प्रकार से सदस्यों के रजिस्टर बंद रखने की सार्वजनिक सूचना देना भी आवश्यक माना जाता है। सभा में संकल्प पारित करना। जो साधारण सभा निर्धारित तिथि पर, समय पर बुलाई गई है, उस पर साधारण सभा होती है और उस सभा में संचालक मंडल के द्वारा जो लाभांश की सिफारिश की गई है उस पर विचार किया जाता है। अगर उसको सभा संचालक मंडल की सिफारिश के अनुरूप सही ठीक ठाक से पाती है तो लाभांश वितरित करने का संकल्प पारित कर सकती है। लेकिन सामान्य सभा किसी भी दशा में संचालक मंडल द्वारा जो दर निर्धारित की गई है उससे अधिक दर पर लाभांश नहीं दे सकती, उसका संकल्प पारित नहीं कर सकती। उससे कम का कभी कभी जरूर कर सकती है, लेकिन अधिक दर पर लाभांश देने का संकल्प पारित नहीं किया जा सकता। तो सभा में डिविडेंड देने का संकल्प पारित किया जाता है। स्कंद विनिमय केंद्रों को सूचना, स्टॉक एक्सचेंजेस को सूचना दी जाती है। जहां जहां कंपनी के अंश लिस्टेड हैं, सूचीबद्ध हैं, वहां पर लाभांश की घोषणा का संकल्प पारित होने के बाद सचिव के द्वारा उनको सूचना देनी आवश्यक होती है जहां पर कंपनी के अंश लिस्टेड हैं,
जहां पर कंपनी के अंशों का क्रय विक्रय होता है। तो स्कंद विनिमय केंद्रों को सूचना देनी भी आवश्यक है। लाभांश सूची तैयार करना। कंपनी की साधारण सभा के द्वारा लाभांश की घोषणा करने के बाद कंपनी सचिव सदस्यों के रजिस्टर के आधार पर उन सदस्यों की सूची तैयार करता है जिन्हें लाभांश लेने का प्राप्त करने का अधिकार है। इस सूची में लाभांश की राशि के अलावा अंशधारियों का नाम, पता, अंशों की संख्या, आयकर की राशि, भुगतान की जाने वाली राशि, अंश अधिपत्र जो शेयर वारंट्स हैं उनकी संख्या, इन सब का उल्लेख किया जाता है। तो इस प्रकार से लाभांश सूची तैयार करवाई जाती है सचिव के द्वारा। बैंक खाते में लाभांश राशि जमा करना। लाभांश सूची बनाने के साथ साथ ही कंपनी सचिव के द्वारा ये व्यवस्था भी करवाई जाती है कि कंपनी को बैंक में एक पृथक से खाता खोलना पड़ता है जिसमें लाभांश राशि जमा कराई दी जाती है। इस खाते में लाभांश या अंतरिम लाभांश दोनों की ही राशि, संपूर्ण राशि जमा कराई जानी आवश्यक है। ये राशि 5 दिनों, लाभांश घोषणा के 5 दिनों के भीतर भीतर जमा करानी जरूरी है। ये खाता खोलते समय कंपनी को बैंक के साथ एक अलग से अनुबंध भी पारित करना पड़ता है जिसके अंतर्गत उस बैंक की कई शाखाओं में से किसी भी शाखा पर लाभांश अधिपत्र का, शेयर वारंट का भुगतान प्राप्त किया जा सकता है। जिस बैंक के साथ भी कंपनी का अनुबंध हो जाता है उसी बैंक के नाम से लाभांश अधिपत्र भी तैयार करवाए जाते हैं। शेयर वारंट्स उस स्पेशल बैंक के नाम से, उस बैंक के उससे तैयार किए जाते हैं। तो इस प्रकार से बैंक खाते में लाभांश राशि जमा करा दी जाती है। लाभांश अधिपत्र तैयार करवाना और भेजना। जब लाभांश सूची सभी प्रकार से तैयार हो जाती है तो सचिव लाभांश अधिपत्र तैयार करवाता है, डिविडेंड वारंट्स तैयार कराता है। एक चेक के जैसा ही होता है, वो डिविडेंड वारंट तैयार करवाए जाते हैं। ये लिखित और मुद्रित होता है, पब्लिश्ड होता है, 2 भागों में बटा हुआ होता है। एक पत्र के रूप में होता है जिसमें लाभांश की सूचना, लाभांश की दर या राशि आदि का उल्लेख होता है, और उसके दूसरे भाग में लाभांश अधिपत्र बिल्कुल होता है जो चेक के समान होता है, जस्ट लाइक चेक ही होता है। इसमें कंपनी अपने बैंक को, उसमें लिखित व्यक्ति को एक निश्चित राशि के भुगतान का आदेश देती है। इन दोनों ही भागों को परफोरेशन के द्वारा अलग किया जाता है, छिद्रांकित रेखा से अलग करने की व्यवस्था होती है, सुविधा होती है। जब अंशधारी को लाभांश सूचना पत्र के साथ लाभांश अधिपत्र प्राप्त होता है तो वह उसके दोनों भागों को अलग करके लाभांश अधिपत्र वाले भाग को बैंक में अपने खाते में जमा करवाकर भुगतान प्राप्त कर सकता है। लाभांश पत्र भेजने का काम लाभांश की घोषणा के 30 दिनों में पूरा हो जाना अनिवार्य है। ये एक पुरानी व्यवस्था थी। आज की तारीख में जब सारे शेयर्स डीमैट में होते हैं तो डीमैट में उस शेयर होल्डर का बैंक खाता भी होता है, उसका पैन नंबर भी होता है। तो वो डायरेक्ट आजकल ईसीएच के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट सिस्टम के द्वारा, ईसीएस के द्वारा वो डिविडेंड क्रेडिट कर दिया जाता है। तो अधिपत्र भेजने का, बनाने का, ये सारे खर्चे बच जाते हैं। ये पुराना अधिपत्र तैयार करवाने वाला एक मेथड अब काफ़ी पुराना हो गया है। अंशधारी की प्रार्थना या आदेश के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से बैंक में लाभांश राशि जमा करवाना। कभी कभी कुछ शेयर होल्डर्स कंपनी को इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं, प्रार्थना भेज देते हैं, एप्लीकेशन भेज देते हैं कि उनका लाभांश सीधे उनके बैंक खाते में जमा करा दिया जाए, और उनके निर्देशों के अनुसार जब इस तरह का काम कर दिया जाता है तो उनको किया जा सकता है। इस प्रकार से आदेश पत्रों को एकत्र करके उन्हें शहरों और बैंकों के आधार पर छांटा जाता है और ईसीएस के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा अंशधारियों के बैंक खातों में वो डिविडेंड अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ये काम भी घोषणा के 30 दिनों के भीतर भीतर पूरा हो जाना आवश्यक होता है। कंपनी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अगर ट्रांसफ़र करती है, ईसीएस के द्वारा भी अगर लाभांश जमा करती है, तो उसकी सूचना भी सचिव को विभिन्न माध्यमों से शेयर होल्डर को देनी आवश्यक है। आजकल ईमेल के द्वारा ये काम हो जाता है, तो अलग से डाक नहीं भेजनी पड़ती, अलग से लेटर नहीं निकालना पड़ता। तो अंशधारी की प्रार्थना पर या आदेश के अनुसार या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के द्वारा भी बैंक में लाभांश जमा करवाया जा सकता है। सचिव को लाभांश भुगतान के पश्चात भी कुछ कार्यवाही करनी होती है। भुगतान के पश्चात भी उसको कुछ
कार्यवाही के स्टेप्स पूरे करने होते हैं। तो उसमें सबसे पहली बात आती है कि अगर लाभांश अधिपत्र खो जाए तो उसके स्थान पर एक नया डिविडेंड वारंट जारी करना पड़ता है। यदि किसी सदस्य को भेजा हुआ डिविडेंड वारंट खो जाता है तो कंपनी उसकी डुप्लीकेट कॉपी जारी करती है। इसके लिए अंशधारी को कंपनी से एप्लीकेशन भेजनी पड़ती है, एक क्षतिपूर्ति बॉन्ड भरकर भेजना पड़ता है। जब कंपनी अंशधारी से दूसरा लाभांश प्राप्त करने का एप्लीकेशन प्राप्त करती है तो कंपनी अपने बैंक को मूल लाभांश अधिपत्र का भुगतान न करने का निर्देश भी दे देती है। इसके बाद संचालक मंडल डिविडेंड वारंट की दूसरी प्रति जारी कर देता है और उसके जो मेन पृष्ठ होता है उस पर ये संकेत होता है कि लाभांश अधिपत्र की दूसरी कॉपी है, डुप्लीकेट कॉपी है। कर विवरणी और लाभांश कर जमा कराना। आजकल के नियमों के हिसाब से लाभांश घोषित करने के बाद कंपनी को लाभांश पर कर जमा कराना होता है। इसके लिए कंपनी सचिव को लाभांश की जो विवरणी है वो तैयार करनी होती है और लाभांश विवरणी तैयार करके लाभांश कर की राशि सरकारी खजाने में जमा करानी आवश्यक है। लाभांश कर की जो राशि है लाभांश की घोषणा के 7 दिनों के भीतर भीतर जमा करा देनी आवश्यक है। अदत्त या अदावाकृत लाभांश, अनपेड और अनक्लेम्ड डिविडेंड जिसको कहते हैं, उसको किसी अनुसूचित बैंक में अंतरित करना। यदि लाभांश की घोषणा के 30 दिनों में कोई लाभांश बाकी रहता है, अदत्त रहता है, अनपेड रहता है या अनक्लेम्ड रहता है तो कंपनी सचिव इस राशि को इस अवधि के नेक्स्ट 7 डेज में, अगले 7 दिनों के भीतर भीतर किसी शेड्यूल्ड बैंक में, अनुसूचित बैंक में जमा कराएगा। एक अदत्त लाभांश खाता के नाम से खोलकर उसमें संपूर्ण राशि ट्रांसफर कर देगा। अदत्त अदावाकृत लाभांश विवरण तैयार करना और उसको वेबसाइट पर डालना। जो अनक्लेम्ड डिविडेंड की राशि है बैंक खातों में अंतरित करने के 90 दिनों के भीतर भीतर कंपनी सचिव उसका एक विवरण तैयार करेगा, अदत्त या अदावाकृत डिविडेंड के नाम से लाभांश विवरण तैयार करेगा। इस विवरण में उन सभी व्यक्तियों के नाम, पते और प्रत्येक व्यक्ति को देय लाभांश की राशि का उल्लेख किया जाता है जो इस राशि को प्राप्त करने के हकदार हैं और इस विवरण को कंपनी की वेबसाइट पर भी डाला जाता है। निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष में राशि का अंतरण। यदि 7 वर्षों की अवधि बीत जाती है और उसके बाद भी कोई अनक्लेम्ड डिविडेंड रहता है तो उस राशि को सचिव को निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष, इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड एक डेवलपमेंट फंड होता है उसके अंदर जमा कराना आवश्यक होता है और उस निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष में जमा करवाकर सचिव उसकी आवश्यक रसीद प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से सचिव को 7 वर्षों की अवधि बीत जाने के बाद ये जो अनक्लेम्ड डिविडेंड है, अदावाकृत लाभांश है, इस कोष में, निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष में ट्रांसफर करके रसीद लेनी आवश्यक होती है। रसीद प्राप्त करना। राशि के ट्रांसफर करने के बाद सचिव का ये कर्तव्य है, दायित्व है कि वो रसीद प्राप्त करे। कोई भी लाभांश भुगतान करे तो उसकी रसीद प्राप्त करे और ये रसीद इस बात का प्रमाण होती है कि कंपनी ने लाभांश भुगतान के दायित्व का विधिवत तरीके से पूरा पालन कर लिया गया है, पूरी प्रावधान के अनुसार भुगतान कर दिया गया है और वो भुगतान के दायित्व को सही तरीके से पूरा कर दिया है, तो रसीद प्राप्त करनी भी सचिव के द्वारा आवश्यक है। अंशों का अंतरण। कंपनी सचिव जब वो सारा जो अनक्लेम्ड डिविडेंड होता है निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में अंतरित कर देता है, जिसके संबंध में 7 वर्षों तक लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है या लाभांश का दावा नहीं किया गया है, तो उस ट्रांसफर के साथ ही कंपनी सचिव जो होता है वो अंतरित किए गए जो अंश है उनका एक विवरण भी बनाता है और उस विवरण को भी संलग्न करता है। तो इस प्रकार से उन अंशों को भी एक तरह से ट्रांसफ़र करना होता है जिनका अनक्लेम्ड डिविडेंड होता है और 7 वर्षों तक जिनका लाभांश का भुगतान नहीं होता है या लाभांश का दावा किसी के द्वारा नहीं किया जाता है। तो कंपनी सचिव जो है उन अंशों का एक विवरण भी संलग्न करता है। तो इस प्रकार से ये जो एक सेक्रेटेरियल प्रोसीजर है
प्रैक्टिस है, जिसको डिविडेंड के पेमेंट के साथ, डिक्लेरेशन के साथ भी पूरा करना आवश्यक होता है, कंपनी सचिव की जिम्मेदारी होती है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है।